जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी मेहनत को पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए प्रतिदिन मैं आपके लिए कक्षाएं लेकर आता हूं, ताकि आप यहां से पढ़कर जबरदस्त नंबर लाकर अपने माता पिता तथा गुरुजनों का नाम रोशन करें। तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.2 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। उस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन हम लोग देख रहे थे, है ना। और आज हम लोग इसी प्रश्नावली के बचे हुए क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि आप यहाँ से पूरी मेहनत और लगन के साथ तैयारी करिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो तैयारी है ना, पूरा आउट ऑफ 100, ठीक है, आउट ऑफ 100/100 की तैयारी आप यहाँ से करवाई जा रही है। आप यहाँ से मेहनत करके आपके साथ इस तरह से तैयारी करवाई जा रही है ताकि आप यहाँ से बिल्कुल मैथ में 100 नंबर कैसे लाएंगे, पूरा का पूरा यहाँ से। तो एकदम बिल्कुल इस चैनल पे बने रहे, है ना, और पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ यहाँ से पढ़ाई करें। तो चलिए हम लोग इसके बचे हुए क्वेश्चन, प्रश्नावली 4.2 के बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। और इस चैप्टर में, खास करके इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों? तो द्विघात समीकरण का हल हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर रहे थे। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। इसके कुछ क्वेश्चन को हमने, फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन को हमने देखा था, है ना। आइए इसके अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के पास हम लोग हैं। क्वेश्चन क्या है कि उदाहरण 1 में एक दी गई एक समस्या थी, उसका हल करना है। कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, है ना। कंचा किसको बोलते हैं बच्चों? बचपन में हम सभी अंटा खेला करते थे, कंचा को ही वहां पे अंटा कहा जाता था, है ना, जिसको कहीं कहीं पे उसको गोली भी कहते थे, ठीक है। तो कहता है जॉन और जीवंती के पास कुल कितने कंचे हैं? जॉन और जीवंती के पास कुल 45 कंचे हैं। और कहता है दोनों ने 5-5 कंचे को क्या किया? खो दिया। दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, तब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना हो जाता है? 124 आ जाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे, है ना। और चूंकि यह द्विघात समीकरण है ना, इसमें दो चर नहीं आ सकता है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ चर को एक ही मानना रहता है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, है ना। क्या है कि जॉन और जीवंती, यानी आप इसको ऐसे समझिए, एक जॉन है और दूसरा है जीवंती, है ना। दोनों के पास कुल मिलाकर के टोटल कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं, है ना। तो सोचिए, तो मान लीजिए जॉन के पास यदि x कंचा मान लेते हैं, तो जीवंती के पास कितना कंचा हो जाएगा? टोटल 45 है, 45 में से x यदि घटा देंगे तो वही बचेगा किसके पास? जीवंती के पास कंचों की संख्या बचेगा। तो उसको हम लोग इसी तरह से मानेंगे, है ना। कैसे लिखेंगे? पहले माना कि जॉन के पास कुल कंचा, जॉन के पास कुल कंचा बराबर x। जॉन के पास कुल कितना कंचा है प्यारे बच्चों? x, है ना। उसके बाद आपका जीवंती के पास कुल कितना कंचा हो जा? जीवंती के पास कुल कंचा कितना हो जाएगा? कुल कंचा, है ना। तब टोटल 45 है, तब 45 में से x घटा देंगे तो यही तो बचेगा ना। जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या यही आपका बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दोनों 5-5 कंचे अपना क्या करते हैं? खो देते हैं। तो लिखेंगे 5 कंचा खोने के बाद, 5 कंचा खोने के बाद 5 कंचा खोने के बाद जॉन के पास कुल कितना कंचा होगा? जॉन के पास कुल कंचा, तो जॉन के पास कुल कंचा कितना है? x। इसने 5 कंचा खो दिया, यानी भूल गया, तो x - 5 उसके पास बचा,
है ना। उसी तरह से 5 कंचा कौन जीवंती भी खो देती है। 5 कंचा यदि जीवंती भी खो देती है तो इसके पास कुल कितना कंचा बचेगा? जीवंती के पास अभी फिलहाल में कितना कंचा है? 45 माइनस एक्स, और 5 खो 5 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? 45 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 40, और माइनस का क्या हो जाएगा? 40 माइनस एक्स कंचा हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद खोने के बाद कहता है कि अब उनके पास जितने भी कंचे हैं उनका गुणनफल 124 है। यानी कहने का मतलब है कि आपका प्रश्न से हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, खोने के बाद जॉन के पास कितना कंचा है? x माइनस 5, और जीवंती के पास कितना कंचा है? 40 माइनस एक्स, है ना। और दोनों का गुणनफल कितना है? 124 है। से हल कर देना है ना। गुणनखंड आएगा, द्विघात समीकरण के रूप में आएगा और गुणनखंड के रूप में आएगा, जैसा कि हम लोग पीछे गुणनखंड विधि से इसको हल किए थे। बस इसको क्या करना है? हल करना है। तो आइए सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं। तो x में 40 से गुना करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 40x हो जाएगा। फिर x में x से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स था। फिर 40 में 5 से गुना करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? 200, और यहाँ 5 में माइनस 5 में माइनस एक्स से गुना करेंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 124। अब आप देख सकते हैं पूरे टर्म को उस तरफ उठा करके लेके आ जाइए। ठीक है। तो सबसे पहले काम और करते हैं, 40 और 5 45 एक्स यहाँ से हो जाएगा, 45 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 200 और बराबर में क्या हो जाएगा? 124। एक लाइन और यहाँ से पूरे टर्म को उस तरफ लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में है, इधर तो आपका 0 बच गया, है ना। एक्स स्क्वायर उधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। ठीक है। अच्छा 45x प्लस में, तो यहाँ इधर में जाएगा तो 45x का हो जाएगा माइनस में, और 200 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि ऑलरेडी बचा हुआ है पहले इधर में 200 और प्लस का 124। 124 तो उधर था ना, तो ओवरऑल देखिएगा क्या बचा आपका? बच गया एक्स स्क्वायर माइनस का 45x, है ना, और प्लस 200 और 124, 324 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब यहां से आपको फैक्टर करने की जरूरत है ना। अब आपको जैसा कि मैंने कल क्लास में पिछले लेक्चर में मैंने सिखाया था कि फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के लिए पहला और अंतिम को गुना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर और 324 को गुना करेंगे तो आपका 324 आ जाएगा, 324 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आप 324 एक्स स्क्वायर को इस तरफ से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए? माइनस का 45 आ जाए। तो उसके लिए प्यारे बच्चों क्या, यदि बड़ा अंक रहेगा, है ना, फैक्टर बड़ा अंक का करना रहेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है? 324 का पहले फैक्टर कर लीजिए। 324 का पहले क्या कर लीजिए? फैक्टर। अब देखिए फैक्टर करने के बाद क्या था, तो सबसे पहले 2 से लगा देंगे, है ना, आपका 162 बार में कटेगा। फिर ये 2 से आपका 81 बार में कटेगा। ठीक है। फिर ये 3 से कटेगा 27 बार में, और ये 3 से कटेगा 9 बार में, और ये 3 से कटेगा कितना बार में? 3 बार में। अब ये जो फैक्टर मेरे आ गए हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये 4 ठो 3 है, 2 ठो 2 है, इसी से मिला करके हमको कुछ ऐसा लाना है कि बीच में माइनस का 45 आ जाए। तो देखते हैं क्या आता है। तो 45 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 दूना 4, दूना 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 तिया 27, है ना, 2 दूना 4 तिया 36, और 9 को यदि तोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा फिर बच्चों, है ना। यानी आपको ओवरऑल हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का 36x और माइनस का 9x और प्लस का क्या हो जाएगा? 324 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें से कॉमन करिए, x कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस 36, है ना, और माइनस का 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे भी आपका क्या बचेगा? 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? x माइनस का 36 और यहाँ पे x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं कि यहां से थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं, है ना। देखिएगा आ गया क्या? x माइनस 36 और क्या बच गया? x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। यहां से आपका दो वैल्यू क्या क्या आएगा? x माइनस 36 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर आपका 36 हो गया,
और यहां से x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 9। ठीक है, लेकिन हमने क्या माना था, x किसको माना था, x माना था जॉन का, है ना, जॉन के पास x कंचा, तो x कंचा जो माना, x का यहाँ पे दो वैल्यू, तो दोनों ही वैल्यू को लेकर के चलेंगे तो काम हो जाएगा, किसी एक को भी लेकर के चलेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, जॉन के पास कुल कितना कंचा आ गया, जॉन के पास कुल कंचा यदि 36 रखते हैं जॉन के पास कुल कंचा, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9। सोचिए, यदि जॉन के पास 9 कंचा रखेंगे तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस 9 इज इक्वल टू आपका 36 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने निकाला कि जॉन और जीवंती के पास कुल कितने कंचे थे, है ना, और इसको करने के लिए इतना कार्यक्रम करना पड़ा। ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, है ना, क्वेश्चन में दे रखा था कि दोनों के पास कुल कितने कंचे, 45 कंचे। अब थोड़ा देखिए तो दोनों को जोड़ के देखिए, है ना, दोनों को जोड़ के देखिए, 36 और 9 कितना हो गया, 45 तो आ ही गया, है ना। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करने थे, हल करने थे। यहाँ पे फैक्टर करने में थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे फैक्टर कैसे किया गया, इस फैक्टर को थोड़ा ध्यान में रखना है। 324 को मैंने फैक्टर कर लिया, अब ये 324 को जब फैक्टर किया तो मेरा क्या आ गया, थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे समझा देते हैं फिर से, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया। अब ये 5 पार्ट है, इसको लेकर के हमने 2 पार्ट कर लिया, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये इसको 4 को अलग रख लिया, 3 तिया 9 को इसको अलग रख लिए, तो 36 और 9 कितना हो गया, 45, और इसको हल करके यहाँ पे मैंने लेकर के आया। इसके अलावे मेन आपको ये ध्यान में रखना है कि जोड़ने पे आपको माइनस का क्या आना चाहिए, 45 आपको आना चाहिए। चलिए, तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, ध्यान दीजिए, बड़ा ही ध्यान से पढ़ने लायक क्वेश्चन है ना, सॉल्यूशन बिल्कुल भी आसान होगा। कहते हैं कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग है प्यारे बच्चों, मान लीजिए एक प्रकार का कुटीर उद्योग है और इसमें कुछ खिलौने बन रहा है, कुछ क्या बन रहा है, खिलौने। पहले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन क्या रहा है। एक कुटीर उद्योग में कुछ खिलौने बन रहे हैं और प्रत्येक खिलौना का जो मूल्य है, यानी खिलौना जो बन रहा है, प्रत्येक का मतलब होता है एक खिलौना का मूल्य क्या है, ध्यान से समझिएगा, एक खिलौना का मूल्य क्या है, तो कहता है 55 में से, कितना में से, 55 में से, है ना, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से जो संख्या बराबर आता है, उसी वो एक खिलौने का। तो मान लिया जाए कि एक दिन में कितना खिलौना बन रहा है, यदि x खिलौना एक दिन में बन रहा है, एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं, x खिलौने, तब 55 में से x जो घटेगा, वो जो आएगा संख्या, वो एक खिलौने का मूल्य आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बारीकी से पढ़िएगा तब समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक खिलौना का जो मूल्य है, वो एक दिन में जितने खिलौने बन रहे हैं उनको घटाने से जो प्राप्त जो संख्या मिल रहा है, वो एक खिलौना का मूल्य है। 55 में से एक दिन में जो खिलौना, एक दिन में खिलौना कितना बन रहा है उसको हमको मानना पड़ेगा, कि माना कि एक दिन में कितने खिलौने बने, x खिलौने बने, और x को घटाने के बाद जो संख्या हमको मिल रहा है ना, ये एक खिलौने का क्या है, लागत मूल्य है। आगे क्या कहता है कि यदि किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत कितने, 750 रुपए की है, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को क्या करना है, एकदम आइए इसको बारीकी से पहले बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा कि एक दिन में कुल कितने खिलौने बन रहे हैं, तो इसी को हम लोग मानेंगे। माना कि एक दिन में कुल निर्मित खिलौने बराबर, हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ध्यान दीजिएगा, एक दिन में कुल कितना खिलौना बन रहा है, x, तो एक खिलौने का लागत मूल्य कितना हो गया, है ना, एक खिलौने का लागत मूल्य कितना हो गया,
लागत मूल्य, एक खिलौने का कितना इसका मूल्य है, तो 55 में से, कितना में से, 55 में से x के घटने के बाद जो बन रहा है वो एक खिलौने का लागत मूल्य है, यानी इसको रुपया कह सकते हैं। बाकी ये सब जो है ना वो आपको रफ का काम था, इसलिए सबको क्या करते हैं, मिटाते हैं। समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम पता चल गया कि एक दिन में कितना खिलौना बन रहा है और एक खिलौने का कुल कितना मूल्य है, तो उससे हम पूरा खिलौना का रेट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक दिन में कुल 100 खिलौना बन रहा है। कितना खिलौना? 100। और एक खिलौना का जो मूल्य है, एक खिलौने का मूल्य जो है वो आपका 20 रुपया है। समझिएगा, एक दिन में टोटल कितना खिलौना बना? 100 खिलौना, और एक खिलौने का मूल्य कितना है? 20 रुपया। तो टोटल खिलौना का मूल्य कितना हो जाएगा? उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 में 20 से गुना कर देंगे। 100 खिलौने का जो रेट हो जाएगा आपका 2000 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम पूरे खिलौने का रेट निकालना चाहे तो यहाँ से अब आपको प्रश्न से बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। एक दिन एक खिलौना, एक दिन में एक खिलौना, और एक खिलौना का मूल्य 55 माइनस x, तो दोनों को जब गुना करेंगे तो ये आपको मिलेगा पूरा का पूरा खिलौने का रेट मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि एक दिन में कुल निर्माण लागत यानी कुल कितना रुपया का खिलौना बन रहा है, तो कितना का बन रहा है? 750 रुपया का। इसको हम लोग बराबर कर देंगे, ये काम हो जाएगा आपका। गुना करिए, 55x हो जाएगा, है ना, और x में x से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और बराबर का क्या हो जाएगा? 750। इसको उस तरफ करिए, इसको उस तरफ करिए तो एक तरफ जीरो आ जाएगा, एक्स स्क्वायर तो इधर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 55x इधर में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, और प्लस में 750 आपको उधर में था ही, ये जीरो हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे? फैक्टर कर देंगे। ये काम की चीजें नहीं, ये आपको रफ का समझाने वाला था। अब यहां से आपको ये सोचना है कि 750 को तोड़ना है ना, क्योंकि 750 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो आपका 750 एक्स स्क्वायर होगा ना। अब ये 750 को तोड़ना है और तोड़ के लाना है कितना? 55 लाना है। तो हमने क्या बताया कि जब बड़ा अंक रहेगा तो उसको क्या कर देंगे? फैक्टर कर देंगे। समझने के ख्याल से तुरंत दिमाग तो तुरंत यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन आपको समझना है। 2 से पहले लगा दीजिए, कितना बार में? 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 सत्ते 14, और यहाँ पे 300, 2 पचे 10 हो जाएगा, 375 दूनी 700 में। फिर 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3, 25 तिया 75, फिर 5 से लग जाएगा, 25 से 25, फिर ये 5 से लगेगा। अब 2 गुना, अब यहां से समझिए आराम से, 2 गुना 3 गुने 5 गुने और 5 गुने 5 है। अब ये 5 गो है ना, 2 गुना 3 गुना 5 गुने 5 गुने 5। अब इससे इसी को मिला करके 2 अंक में बदल देना है ना, गुना करके, और ताकि जोड़ने पे माइनस 55x आए, जोड़ने घटाने पे, और गुना करने पे 750 आना चाहिए। तो आइए इसको बदल के पहले देखते हैं। देखिए तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 पचे 30, यहाँ पे एक ठो ले लेते हैं 30, और 5 पचे 25, यहाँ पे ले लेते हैं 25। तो पहले ही बार में आ गया। 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55 तो आ ही जाएगा, और गुना करने पर ऑलरेडी 750 आएगा। इसका मतलब मेरा जो फैक्टर आ गया वो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और माइनस का 25x और प्लस में 750 इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं? अब इसको मिटाइए, यहाँ पे ये रफ का चीज था। अब यहाँ पे कॉमन करने की बात ये है ना, क्या कॉमन हो सकता है? देखिए तो सबसे पहले x कॉमन करेंगे तो बच जाएगा x माइनस का 30, है ना। उसी तरह से इसमें से माइनस को 25 कॉमन कर लीजिए। माइनस यदि 25 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ से x और माइनस का क्या बचेगा? 30 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए, x माइनस 30 और इंटू x माइनस 25। हम लोग गुणनखंड कल सीखे थे, गुणनखंड के द्वारा मूल निकालने के लिए। अब यहां से देख लीजिए थोड़ा, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और यहां से x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब यहां से x का वैल्यू चाहे 30 रखिए चाहे 25 रखिए, आंसर दोनों का सेम ही आएगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या ज्ञात करें।
तो ये x माना था ना, तो अतः लिख सकते हैं, अतः एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या बराबर 30 भी आंसर में होगा सर और 25 भी होगा, है ना। ये दोनों ही आपका यहाँ पे टैली करेगा, ठीक है, 30 भी और यहाँ से 25 भी। तो प्यारे बच्चों, आशा करते बिल्कुल एकदम तोड़ करके एक एक शब्दों को, एक एक लाइन को समझाया जा रहा है। आशा करता हूं कि बिल्कुल ये एकदम अच्छे से आपको समझ में एक एक बात आपको आ रहा होगा, है ना। अगले 1 मिनट देख लीजिए ध्यान से, और बाकी उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना। तीन नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या हो, 27 हो और उनका गुणनफल कितना हो, 128 हो। ऐसे दो संख्याएं ज्ञात करिए, यानी दो गो संख्या ज्ञात करना है, दो गो संख्या ज्ञात करना है जिनका योगफल कितना है, 27 है। तो मान लीजिए एक ठो x मान लेते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस x। यदि योगफल, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में यदि योगफल दिया रहे और एक संख्या हमको पता रहे और दूसरी संख्या निकालना है, तो योगफल में से एक संख्या को घटा लेंगे तो हमारा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना। तो इसके लिए बड़ा ही आसान है, देखिए सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हल, है ना। लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर क्या मान लिए, x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा, है ना। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 27 माइनस x। अब दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 182 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, है ना। अब इसको फैक्टर कर लेंगे, x में 27 से गुना करेंगे तो 27x हो जाएगा और माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर का क्या हो जाएगा, 182। अब ये दोनों टर्म को उस तरफ ले लीजिए, तो इधर बच गया 0, x स्क्वायर उधर जाएगा तो पॉजिटिव और माइनस का 27x और प्लस का 182। यानी इस तरह से देखा जाए तो मेरा क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहां से फिर से फैक्टर की बारी आई है ना। तो 182 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 182 x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 182 x स्क्वायर हो गया। अब 182 को तोड़ना है और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 27x आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि यदि कोई बड़ा डिजिट हो तो उसको फैक्टर कर देंगे। 182 का क्या कर दीजिए, फैक्टर। 182 का फैक्टर करने के बाद क्या मिलता है, सबसे पहले तो 2 से लग जाएगा 91 बार में, है ना। फिर आपको ये लग जाएगा 7 से 13 बार में। अब ये देखिए 3 संख्या, तो आराम से इसको करेंगे, 7 दूनी 14 और 14 और 13 27 हो ही रहा है, तो उसको लेकर के हल कर लेंगे। ये तो आसान था, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 13x और प्लस का 182 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। देखते जाइए, अब यहां से हम x को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। x यदि कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 14 और यहां से माइनस 13 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा, यहां से भी x माइनस क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा बराबर 0। और फैक्टर में एक चीज ध्यान में रखना है गुणनखंड विधि में कि ये वाला जो टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम आना चाहिए। यदि सेम आ गया समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलिए यहां से ये बिल्कुल मिटा देते हैं, इसको रफ का चीजें थी ये, है ना। ये अब यहां से x माइनस 14 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 14 और x माइनस यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या हो गया, 0। अब यहां से दो चीज, सबसे पहला x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका 14 हो जाएगा और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देख रहे हैं, यहां से x का दो वैल्यू, एक 14 और एक कितना आ गया, 13। तो 14 13 पहली संख्या उसी तरह से यदि लिखेंगे, यदि यहां से 2 आ गया, यदि पहली संख्या को हमने x माना था, यदि पहली संख्या यदि आप 14 ले लेते हैं तो आपका दूसरी संख्या क्या हो जाएगा,
दूसरी संख्या के लिए क्या था, 27 माइनस एक्स था, यानी 27 माइनस 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13। लेकिन यहां से यदि आप पहली संख्या को क्या ले लेते हैं, पहली संख्या को यदि आप 13 रख लेते हैं तो आपका दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या जो हो जाएगा वो 27 माइनस 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14। ये आपका दो आंसर, यानी ओवरऑल देखा जाए तो 13 और 14 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2 नंबर में अक्सर बोर्ड में ये पूछ देता है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो इन सारे क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अच्छे से हल करना है, ठीक है। बाकी आप समझते चलिए और शेयर करिए दबा के प्यारे बच्चों, क्योंकि है ना, शेयर करेंगे हर उस बच्चे तक जाएगा वीडियो, हर वो वहां से बच्चा पढ़ेगा और अच्छा खासा यहां से नंबर लाएगा। चलिए तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग कितना, 365। अब यहां पे समझना है, सबसे पहले क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को समझना है। क्रमागत का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, है ना। और धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक तो पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े ही थे, पूर्णांक एक परफेक्ट नंबर होता है ना। और वो भी कैसा पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक, जैसे 1 से लेकर के पूरा का पूरा इन्फिनाइट तक जो भी नंबर जाएगा वो सब धनात्मक पूर्णांक आएगा। तो और लगातार जैसे मान लीजिए एक धनात्मक पूर्णांक 15 मान लिए, तो कहता है कि इसके बाद यानी क्रमागत कहने का मतलब इसका आगे का 16 हो जाएगा, फिर इसका 17 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से क्वेश्चन में तो हमको पता नहीं है, तो क्वेश्चन में मान लीजिए पहला धनात्मक पूर्णांक को यदि x मान लेते हैं तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपका x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पूर्णांक में यदि हम 1 जोड़ेंगे तभी तो अगला धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, है ना। तो इसी काम को आपको क्या करना है। चलिए तो हम लोग इसको सबसे पहले मान लेते हैं, क्या माना कि सबसे पहले हल, ठीक है, माना कि 2 ठो है ना, तो प्रथम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो दूसरी क्रमागत की बात बोल रहा है, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, इसका जस्ट आगे वाला क्या मिलेगा, x प्लस 1 ही तो होगा प्यारे बच्चों, है ना, x प्लस 1 होगा। अब कहता है इनके वर्गों का योग 365 है ना। ध्यान समझिएगा, कह रहा है इनके वर्गों का योग, यानी सबसे पहले ये दोनों संख्या का वर्ग करना है, उसके बाद क्या करना है, जोड़ देना है ना। वर्ग का योग 365 है, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्ग का योग, यानी पहले वर्ग करिए, x का वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर और x प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दोनों को जोड़ना, चूंकि योग करा दोनों को जोड़ करके बराबर में कितना है, 365 है। इसको आराम से हम लोग हल कर देंगे, आपका आंसर यहां से आ जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, तोड़ देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 भी 2 इंटू एक्स इंटू 1, यानी आपका 2x हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 365। 365 को इस तरफ लेकर के आ जाइए, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 2x है, और 365 जब इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, आपका 1 घटेगा, यहाँ पे 364 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब यहां से आपको देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉमन किया जा सकता है प्यारे बच्चों, 2 को यदि कॉमन करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे तो आप देख सकते हैं 182, 182 में 2 से गुना करेंगे तो 364 आता है ना, और ये बराबर का आपका क्या हो गया, 0। अब 2 इस तरफ चल गया, बराबर किस तरफ जाएगा, तो वो 0 ही हो जाएगा, लगभग क्या 0 ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 182 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0। अब यहां से इसको हमको क्या करना है, फैक्टर करना है, क्या करना है, फैक्टर।
आइए तो इसको फैक्टर कर लेते हैं। 182 पुनः वही काम करेंगे, 182 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 182 एक्स स्क्वायर। अब एक माइनस 182 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने के बाद क्या आ जाए, प्लस का एक्स आ जाए। तो फिर से वही काम करना, 182 को फैक्टर करना पड़ेगा, है ना। 91 बार में देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो 7 से कितना बार में, 13 बार में। अब देखिए ये 7 दूनी 14 और 14 में से 13 जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब हम यहां से एक लाइन और लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 14 है एक्स और माइनस का 13 एक्स और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जोड़ने घटाने पे एक्स आ रहा है ना। 14 एक्स में से 13 एक्स आएगा तो प्लस का एक्स, और गुना करने पे देखिए माइनस का 182 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, तो 14 में 13 से गुना करेंगे तो ऑलरेडी 182 आएगा। अब यहां से कॉमन कर देंगे इसके बाद, है ना। क्या करेंगे, कॉमन। तो कॉमन करिए, यहां से क्या कॉमन हो सकता है, देखिए x प्लस 14 में से x कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस 14, है ना। और इसमें से दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन हो जाएगा सबसे पहले, और 13 को कॉमन कर लेंगे। 13 जब कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 14, x प्लस क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस तरह से x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहां से देखिए तो x का क्या आएगा, है ना। सबसे पहले लिखेंगे x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13। अब यहां से देख क्या पा रहे हैं बच्चों कि एक निगेटिव आया एक पॉजिटिव, लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में धनात्मक पूर्णांक के बारे में कह रहा था। तो लिख सकते हैं क्या आता है, प्रथम धनात्मक पूर्णांक, प्रथम धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू 13, दूसरी धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू 14। यानी 14 कैसे, x प्लस 1 था ना, यहां से लिख देंगे 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 40। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, है ना। तो एकदम ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में लगभग पूछते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आप एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए, और एकदम आएगा तो एकदम हवा कर देना है, क्वेश्चन को एकदम बना लेना है। क्वेश्चन बनाने में किसी प्रकार का कोई देरी नहीं करना है। चलिए तो इसका अगला क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन और है प्यारे बच्चों। आइए हम लोग ये दो क्वेश्चन, सॉरी इसमें अभी, है ना, हाँ दो क्वेश्चन इसमें और है, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज की बात कर रहा, तो आइए पहले हम लोग इसमें एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्या थॉट होता है कि इसका एक कोण 90 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो कहता है इसकी जो आधार है ना, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो आधार से 7 है, कम है। ऊंचाई ए बी ही होगा, है ना। ए बी को यदि ऊंचाई मान लेंगे तो आधार मेरा क्या हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई के बारे में कह रहा है कि आधार से 7 कम है। तो आधार को यदि हम x मान लेंगे तो जाहिर सी बात है ऊंचाई x माइनस 7 हो जाएगा। ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर का है, कम है। और उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कर्ण दे रखा है कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो इसके अन्य दो भुजाओं को क्या करना है, ज्ञात करना है। फिगर एकदम बनाना, इसमें फिगर चलेगा, फिगर को मिटाना नहीं, फिगर आपको बनाना पड़ेगा, है ना। लिख लेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, क्या मान लिए, x सेंटीमीटर इसका आधार मान लिए। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई जो हो जाएगा वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x माइनस क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इसका जो ऊंचाई जो हो जाएगा वो आधार से 7 कम है, यानी x माइनस 7। और इसका कर्ण दिया हुआ है ना। कर्ण बराबर कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है, दिया है।
क्वेश्चन में कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहां से एक थॉट प्रोसेस, समकोण त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी को यहां से याद रखेंगे, एकदम क्वेश्चन आसानी से बनेगा। समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या होता है प्यारे बच्चों, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार स्क्वायर, आधार के स्क्वायर के और लंब के, है ना, लंब के स्क्वायर के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या मैं बताया कि समकोण त्रिभुज में, है ना, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार और लंब के स्क्वायर के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन ये किस त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी चलेगा, सिर्फ और सिर्फ किसमें, समकोण त्रिभुज में, और किसी दूसरे त्रिभुज के लिए प्रॉपर्टी नहीं है। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय, जो क्लास 10 में ही, है ना, क्लास 10 के ही ज्योमेट्री में हम लोग को इसको पढ़ना है। तो यहां पे लिख देंगे क्या, कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय यही है, क्या है, कि बड़ा, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ा भुजा का स्क्वायर, बड़ा जो होता है कर्ण होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर और प्लस लंब के स्क्वायर के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर आधार कितना दिया हुआ है बच्चों, आधार देखिए, आधार को हमने माना था, कितना माना था, x, तो x स्क्वायर और प्लस लंब कितना था, x माइनस 7, तो x माइनस 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखते चलिए, ठीक है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, ये 169 हो जाएगा, और x तो आपका x स्क्वायर रहेगा, और प्लस में x माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस 7 x स्क्वायर प्लस 49, a माइनस b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ रहा है, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा। देखते चलिए, 169 इज इक्वल टू x 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 49। इस 169 को उस तरफ उठा करके लेके चल जाइए, तो इस तरफ 0 बचेगा, 0 बराबर ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा माइनस का 14x, और 169 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 49 माइनस 169, है ना। तो देखिए तो क्या बच गया, क्या बच गया, इधर में आपके बच गया 2x स्क्वायर, और इधर में बच गया आपका माइनस का 14x, और 169 में से 49 घटेगा तो कितना बचेगा, है ना, 169 में से 149 घटेगा तो माइनस का 120 बचेगा, और इधर में क्या हो गया, बराबर में 0। अब यहां से एक काम और किया जा सकता है, क्या, 2 को कॉमन कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 इज इक्वल टू 0, और 2 उस तरफ चला जाएगा तो क्या बचेगा, 0 हो जाएगा ना उधर, x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहां से माइनस को 60 को इस तरह से तोड़ना है कि यहां पे क्या आ जाए, माइनस का क्या हो जाए, 7x हो जाए। तो यहां से 12 और 5 के रूप में तोड़ा जा सकता है ना, 12 × 5 = 60 होता है, तो x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x और माइनस का 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखिए यहां से x से यदि कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 12 और प्लस में 5 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, है ना। थोड़ा सा देख लीजिए, यहां से आ ही जाएगा, ठीक है। अतः यहां से देखिए तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं, या फिर देख लीजिए यहां से x माइनस 12 इंटू x माइनस x प्लस 5 बराबर क्या हो गया, 0। अगला पेज देखिए, क्या है, x प्लस 12, है ना, और x प्लस 12 है, x माइनस 12 है, ठीक है, x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहां से x का 2 वैल्यू निकलेगा, है ना। पहले केस में x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 12, और यहां से x प्लस 5 रखेंगे 0 तो x किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के 5 के। लेकिन हमारा आंसर किससे आएगा, इससे, क्योंकि भुजा जब भी लेंगे तो पॉजिटिव ही लिया जाएगा। तो x हमने क्या माना था, x हमने माना था आधार, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, अतः समकोण त्रिभुज का
आधार को हमने क्या माना था, x, तो वो आपका क्या हो जाएगा 12। ये -5 नहीं होगा क्योंकि भुजा कभी भी निगेटिव नहीं होगा प्यारे बच्चों, है ना। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई जो आपका हो जाएगा कितना था, ऊंचाई जो था वो x - 7 था, यानी कि 12 - 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को क्या करना था, हल करना था। तो सबसे पहले मैंने इसको इस तरह से पहले इसको हल किया, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय को इसको ध्यान में रखना है। ये कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है ना। चलिए तो इसका एक क्वेश्चन और है ना, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन तो पुनः आ गया है ना, ये क्वेश्चन पुनः आ गया तो इसको हम लोग हटाते हैं, है ना। और ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी बनाया है ना, अभी हमने बनाया, क्या बनाया, ये खिलौना वाला जो क्वेश्चन था ना, है ना, लगभग सेम ही क्वेश्चन है, खिलौना वाला जिस तरह का क्वेश्चन था उसी तरह क्वेश्चन है। चलिए फिर भी इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझते, कहते हैं एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, उसी तरह का क्वेश्चन है, जैसे वहां पे कुटीर उद्योग खिलौने का निर्माण कर रहा था, यहाँ पे किस चीज का निर्माण कर रहा है, बर्तन का निर्माण कर रहा है। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण कर रहा है और एक विशेष दिन में यह देखा गया, एक विशेष दिन की बात कर रहा है कि प्रत्येक नग का जो निर्माण लागत है, यानी एक नग का जो निर्माण लागत है वो उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, है ना। एक दिन का जो नग का जो निर्माण लागत है वो उस दिन में बनाए गए बर्तनों के संख्या के दुगने से क्या थी, अधिक, 3 अधिक थी। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल, मान लेंगे कि माना कि एक दिन में, उसी तरह का क्वेश्चन पर बच्चों देखिएगा, एक दिन में कुल निर्मित बर्तन बराबर x, एक दिन में कुल कितना बर्तन निर्मित हो रहा है x, लेकिन प्रत्येक नग का, यानी वही बर्तन है, नग पे यहाँ पे बर्तन से ले रहा है, एक बर्तन का निर्मित मूल्य कितना है, प्रत्येक नग कहिए या बर्तन कहिए, उसी तरह से प्रत्येक नग कहने का मतलब है कि बर्तन बनने में, यहाँ पे बर्तन ही समझना, प्रत्येक नग का लागत या बर्तन का, यानी प्रत्येक यानी एक, प्रत्येक का मतलब क्या होता है, एक, लागत मूल्य। तो लागत मूल्य के बारे में क्या कह रहा है कि एक दिन में जितना बर्तन का निर्माण हो रहा है उसकी संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो एक दिन में एक से ही ना बन रहा है बर्तन, तो इसके संख्या के दुगना कर दीजिए, 2x हो जाएगा, और उसमें भी 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये मेरा बन गया एक दिन का लागत हो गया। एक दिन में बर्तन का लागत मूल्य आपका, एक बर्तन का लागत मूल्य हो गया, और बर्तन की संख्या टोटल x माने हैं। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया था, है ना, उसी तरह से कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एक दिन में कुल कितना पैसा का बर्तन बन गया, उसके लिए क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, x गुने 2x + 3 और बराबर क्या हो जाएगा 90। ये एक दिन में कुल कितना का बर्तन, कितना रुपया, कितना धन का बर्तन बन रहा है वो, और 90 जो है वो भी एक ही दिन का लागत। इसको हल करेंगे, x में 2x गुना कर देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3x और बराबर का क्या हो जाएगा 90 को इस तरफ कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 3x और माइनस का 90 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको फैक्टर कर देंगे, फैक्टर करने के लिए फर्स्ट इनटू लास्ट, ये रूल है ना। अब यहाँ पे देखिए -90, तो -90 में 2x स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस का 180 x स्क्वायर आ गया। अब 180 स्क्वायर को 2 भाग में तोड़िए और तोड़ के कितना लाना है, प्लस का 3x लाना है ना। तो 180 को तोड़ना है और बीच में क्या लाना है, प्लस का 3x। मैं बता देता हूं, 15 और 12 के रूप में तोड़िएगा तो आपका आ जाएगा आंसर। कैसे, देखिए 2x स्क्वायर 3x को लिख सकते हैं 15x और यहाँ पे माइनस का 12x। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये 15-12 आप कैसे सोच लिए, तो देखिए कैसे सोच लिए। 180 को पहले देखिए फैक्टर करिए आप, ये 2 से कटेगा 90 बार में, ये कटेगा 2 से 45 बार में, ये 3 से कटेगा 15 बार में, और ये 3 से कटेगा 5 बार में।
अब ये 2 गुने 2 गुने 3 गुना 3 गुना 5, अब ये 5 संख्या से 2 संख्या बदल देना है, तो आपको सोचना पड़ेगा, है ना। कभी सोचेगा 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 और 4 कभी नहीं आवेगा 3, है ना। फिर कोई सोचेगा सर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 3 तिया 9, कभी नहीं आएगा। हम क्या सोच रहे हैं 2 दूना 4, 4 तिया 12 को एक तरफ रख लीजिए और 5 तिया 15 को एक तरफ रख लीजिए, और 15 में से 12 आ जाएगा तो बिल्कुल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। लेकिन ये सारा काम किसका होता है, रफ का होता है, ठीक है। दिमाग थोड़ा सा अब सोचना पड़ेगा, एकदम खोपड़ी को बिल्कुल एकदम टाइट रखिए ताकि काम आसानी से आपका हो जाए। लेकिन यहाँ पे 3x को प्लस रखना है, इसलिए मैंने 15x को प्लस में रखा। अब कॉमन कर लेंगे, मेरा हो जाएगा कॉमन। कॉमन करिए, देखिए तो ये दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, तो इधर में 2x और 15x में x ही कॉमन हो रहा है, तो बचेगा यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x बचेगा और यहाँ पे प्लस 15 बचेगा। और यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, देखिए थोड़ा इसमें माइनस 12x और सबसे पहले तो माइनस कॉमन हो जाएगा, और क्या कॉमन होगा 6 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा प्लस का 15 और इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 और इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से फिर से x का 2 वैल्यू आपका आ जाएगा, यहां से x का कितना वैल्यू आ जाएगा 2 वैल्यू। कैसे, एक आ जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 15 और x बराबर हो जाएगा 15/2, जो कि आगे आता है कितना, ये x का वैल्यू, दूसरा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 6। तो x बर्तन की संख्या है ना, तो कहता है प्रत्येक नग का लागत और बर्तनों की संख्या ज्ञात करें। तो हमने बर्तन की संख्या x माना था, तो संख्या कभी भी बट्टा में तो हो ही नहीं सकता है, बर्तन कभी भी बट्टा में तो आएगा नहीं, तो अतः यहां से लिख सकते हैं अतः बर्तन की संख्या बराबर 6। कितना बर्तन, 6 बर्तन, और एक बर्तन का लागत क्या हो जाएगा, एक बर्तन या नग वही है बर्तन की लागत। तो लागत में मेरा क्या था, देखिए तो लागत है ना 2x प्लस 3 था, 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 दूने 12, 12 3 15 रुपया एक बर्तन का क्या हो जाएगा, लागत हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करना था। ये क्वेश्चन बिल्कुल है ना, ये क्वेश्चन जो था बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन था जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर इसको मैंने सोल्व किया था, खिलौना वाला जो क्वेश्चन था बिल्कुल उसी तरह से था, ठीक है। जो कि क्वेश्चन नंबर का कौन सा था, क्वेश्चन नंबर आपका ये था, क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है, जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना, और यदि अच्छा लगा तो दबा करके शेयर करिए, और फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ, अगले नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, मस्त रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू प्यारे बच्चों, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।